नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना सफलतापूर्वक समाप्त हुआ क्योंकि उनकी जो कोर मांग थी, जो सबसे प्रमुख मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वह पूरी हुई। और जो उनका आंदोलन चला, जो मैं ये कहूँगा कि एक बार उनके नेतृत्व के हाथों से भी निकल चुका था और वह युवाओं का आंदोलन बन चुका था, उसने यह दिखाया कि वर्तमान पीढ़ी के युवा या जेन ज़ी युवा भी बिल्कुल अनुशासन में रहकर मौज-मस्ती के साथ आंदोलन कर सकते हैं। सरकार ने उनके ऊपर हिंसा का प्रयोग किया, बल प्रयोग किया 20 जुलाई के दिन, और उसके बाद भी यह आंदोलन हिंसक नहीं हुआ। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, जहाँ पर वो बैरिकेड को तोड़ रहे हैं या फिर वो कुछ इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि वो कुछ पत्रकारों की हूटिंग कर रहे हैं। इन सब छोटी-छोटी बातों को छोड़ दिया जाए, तो यह आंदोलन मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रहा। इसमें एक क्रिएटिविटी दिखी जेन ज़ी की, लोग हँसते-गाते रहें, डांस करते रहें, लेकिन वो अपनी मूल मांग पर डटे रहें। और उसके बाद आखिरकार सरकार को यह मानना पड़ा कि उसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, और धर्मेंद्र प्रधान ने फिर इस्तीफा दिया। लेकिन उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम है, वह इस बात को साबित करने पर लगा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए राष्ट्र हित में त्यागपत्र दिया है। दरअसल ये पूरा का पूरा फेस सेविंग है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाती है कि चाहे उनका कोई मंत्री कितना भी काहिल हो, कितना भी नकारा हो, कितना भी भ्रष्ट हो, कितनी भी बड़ी गलती कर बैठे, नरेंद्र मोदी उसे हटाते नहीं है। ये पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड है। एक बार एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था और वो मीटू आंदोलन के कारण हुआ था। अन्यथा कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। बड़ी से बड़ी रेल दुर्घटना हो जाने पर भी इस्तीफा नहीं हुआ। पेपर लीक के बावजूद इस्तीफा नहीं हो रहा था। तो यह इस आंदोलन की सफलता थी। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने इस पूरे आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसे मैं कुछ बिंदुओं में आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो हमारे देश में विपक्ष के नेता हैं, श्री राहुल गांधी, उनका इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। सीधे तौर पर वो जंतर-मंतर नहीं गए, लेकिन वे जब संसद सत्र शुरू होता है, उसके बाद से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश की, तो उसे युवाओं की मांगों को मानना ही पड़ेगा। और अभी भी वो इस मांग को लगातार उठा रहे हैं कि 20 जुलाई के दिन अगर छात्रों पर, विद्यार्थियों पर हमला हुआ, उनके खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, तो उसकी जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को यह चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अब पूछा है कि आखिर किसके आदेश पर 20 जुलाई 2026 के दिन विद्यार्थियों के ऊपर बल प्रयोग किया गया था, और यह बल प्रयोग बहुत ही बर्बर किस्म का था। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया है कि इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के साथ ही साथ हम यह पाएंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता यानी कि अखिलेश यादव जी और उसके अलावा उनके पार्टी के तमाम सांसद भी उस मुद्दे पर काफी मजबूती के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस से मिलकर काम करते हुए दिखे। उन्होंने इस मुद्दे को काफी मजबूती से उठाया, और इसके अलावा उनके जो सांसद गण थे वो जंतर मंतर भी गए। कांग्रेस के भी कई नेता जंतर मंतर गए और उन्होंने छात्रों के प्रति अपने भरोसे को या अपने विश्वास को या अपने समर्थन को जताया। छात्रों या विद्यार्थियों के का जो आंदोलन था उसको मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक था उसने संसद को एक तरीके से ठप कर दिया। एक दिन जब संसद में हंगामा हुआ तो दूसरे दिन सरकार ने यह रवैया अपनाया कि चलो हम लोग कम से कम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन विपक्ष ने बहुत ठोस रूप से यह कहा कि चर्चा से पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास पर धरना देने के अलावा, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के अलावा एक ऐसा मोमेंटम बनाया जिसमें ऐसा लगा कि वे पूरे देश भर में कांग्रेस के नेतृत्व में एक अलग तरह का सड़क पर चलने वाला आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। राहुल गांधी की विशेषता यह भी है कि वे इस मुद्दे पर लगातार काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। 2024 के अगर हम उनके चुनाव प्रचार पर ध्यान दें, तो उस समय भी उन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से उठाया था। 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा या उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी वे लगातार पेपर लीक के मुद्दे को उठाते रहे, युवाओं के करियर के सामने आने वाली समस्याओं को उठाते रहे। उन्होंने बार-बार इस बात को दोहराया कि शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सारी खामियाँ आ गई हैं। युवा जो डिग्री हासिल कर रहे हैं, उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है।
उनके पास एक ही रोजगार है कि वो बार-बार रील देखते रहें और रील बनाते रहें। इससे इस देश की युवा पीढ़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और उसके बाद भी 2024 के चुनाव के बाद 2025 में और 2026 में राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम किया। हाल के दौर में वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को कर रहे हैं, पर संसद में भी और कई उससे पहले भी कई मर्तबा वे इस मुद्दे को उठा चुके हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यह जो एक निरंतरता राहुल गांधी की है, उसने भी सरकार के भीतर यह डर पैदा किया है कि अगर सरकार सही तरीके से काम नहीं करती है, तो पूरा का पूरा युवाओं का जो समर्थन है वो राहुल गांधी की तरफ मुड़ जाएगा। और अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो चल रहे हैं जहां पर युवाओं से यह पूछा जाता है कि वे किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को, तो अधिकांश युवा राहुल गांधी का ही नाम लेते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यह कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में आप जाकर यह सवाल करें, तो कोई भी राहुल गांधी का नाम नहीं लेगा। तो मैं इस बात को तो जरूर स्वीकार करूंगा कि इस तरीके की जब का जो सर्वेक्षण होता है, जो वीडियोस होते हैं, उससे हमें थोड़ा सावधानी से ही देखना चाहिए। लेकिन यह इस बात को भी दर्शाता है कि कम से कम युवाओं का एक वर्ग और एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी को अब एक आकर्षण के रूप में, एक विकल्प के रूप में देखने लगा है। जो विपक्ष की पूरी राजनीति है, उसमें हम एक तरीके से होड़ लेने की या श्रेय लेने की होड़ भी देख सकते हैं। एक ऐसी होड़ को देख सकते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को यह बात बहुत खल गई कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर पर जाकर धरना क्यों दे दिया। और निश्चित रूप से राहुल गांधी ने बिना किसी को बताए सिर्फ खड़गे साहब को विश्वास में लेकर यह काम किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात का आरोप लगाया गया कि असल में यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मैच फिक्सिंग की तरह है। और अधिकांश लोगों ने यह माना, स्वतंत्र पत्रकारों ने यह माना, सोशल मीडिया पर जब संजय सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए तो उनके नीचे जिन लोगों ने कमेंट्स लिखा, उन लोगों ने यह कहा कि बहुत ही वाहियात किस्म का आरोप है और आम आदमी पार्टी को इससे बचना चाहिए। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने, जिसमें कि आशुतोष जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी इसकी तीखी आलोचना की और उन्होंने इसके लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया और इसे एक घटिया राजनीति करार दिया। तो कुल मिलाकर विपक्ष में भी और जो स्वतंत्र पत्रकार हैं या विपक्षों से सहानुभूति रखने वाले पत्रकार हैं या जो सिविल सोसाइटी के सदस्य हैं या जो सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग हैं जो विपक्ष की राजनीति को या इस छात्र आंदोलन को हमदर्दी से देख रहे थे, उनमें से कोई भी अब यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर राहुल गांधी कोई काम कर रहे थे इस दौर में, तो वो कहीं से भी सरकार को फायदा पहुंचाने वाला था। राहुल गांधी का जो पूरा काम करने का तरीका था, उसने सरकार को काफी हद तक डिफेंसिव बना दिया। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जो जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, वह है सत्ता खोने का डर, वोट के नुकसान होने का डर। उनके अंदर एक चहल पहल तभी होती है, वो किसी भी चीज पर तभी एक्शन लेने के मोड में आते हैं जब उन्हें यह लगता है कि अगर किसी समूह के द्वारा कही जाने वाली बातों को नहीं मानेंगे तो उन्हें वोट का की चोट मिल सकती है। आप इस बात को याद रखें कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तो साल भर से ज्यादा किसान बैठे रहे, पर भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम उन्हें खालिस्तानी और विदेश के से मिलने वाले फंड पर पड़ने वाले किसानों की संज्ञा देता रहा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आया तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक चहल पहल हुई और यह कहा गया कि आरएसएस की तरफ से निर्देश आया है कि ऐसा नहीं करोगे तो चुनाव में नुकसान हो जाएगा, और उन लोगों ने तुरंत किसानों से संबंधित 3 कानून वापस ले लिए। इसी तरीके से जो मौजूदा छात्र आंदोलन चल रहा है, जो कि आगे भी चलेगा अलग अलग मुद्दे पे, अगर उसने नरेंद्र मोदी सरकार को डिफेंसिव किया है तो उसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इकोसिस्टम को यह पता है कि अगर वो छात्रों के साथ जो बुरा बर्ताव कर रहे हैं ऐसा करना जारी रखेंगे तो छात्रों के पास एक मजबूत विकल्प है, और वह विकल्प राहुल गांधी के रूप में उनके सामने मौजूद है। मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, उसमें विपक्ष को काफी समझदारी से उन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाना चाहिए। आपस में उनके बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। खासतौर पे उत्तर प्रदेश के चुनाव इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर विपक्ष के पास काफी मजबूत मुद्दे हैं। छात्रों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है वह एक मुद्दा है, जो चंदा चढ़ावा का मुद्दा है वह एक मुद्दा है, और इन सब चीजों को मिलाकर एक ऐसा गुलदस्ता मुद्दों का तैयार होता है जिससे विपक्ष बहुत ही आसानी से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में कर सकता है, और इससे विपक्ष को जीत भी मिल सकती है। मैं यह नहीं कहूंगा कि विपक्ष जीत ही जाएगा,
लेकिन उसकी संभावना भी धीरे-धीरे बन सकती है। लेकिन उसकी जो सबसे बुनियादी शर्त है, वह यह कि वो मुद्दों पे स्पष्टता रखे और वो इस बात पर भी स्पष्टता रखे कि उनके भीतर छोटी-छोटी बातों को लेकर टसल ना हो, खींचतान ना दिखे। और इस संदर्भ में राहुल गांधी का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी एक सहयोगी पार्टी के रूप में वहां पर रहेगी। पर अगर राहुल गांधी का नेतृत्व जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका है, उस नेतृत्व का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न सामाजिक समूह हैं, वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को अत्यधिक महत्व देंगे। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस छात्र आंदोलन ने विपक्ष की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी स्थिति विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में अत्यंत मजबूत कर ली है और नरेंद्र मोदी के सामने वो एक खतरे के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं और वो मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद इतने बड़े खतरे बन जाएंगे कि हो सकता है नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय वो हो जाए। आज के दिन में कई लोग यह कहेंगे कि अभी भी समाज के विभिन्न समूहों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आ रही है। पर बहुत ही भरोसे के साथ यह नहीं कहा जा सकता है आज के दिन कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अपने आप को लगातार जनता के नेता के रूप में स्थापित किया है और मुझे यह उम्मीद है कि अगर वो अपनी निरंतरता कायम रखते हैं तो निश्चित रूप से भारत की राजनीति में जो एक नेता के कद की बात होती है, उस रूप में वे खुद को नरेंद्र मोदी के बराबर या उससे भी बड़े स्थान पर ले जाने में सक्षम होंगे। आज की अपनी इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।